सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजीव सिंह जी, विशेषज्ञ हैं, नवल शर्मा जी प्रवक्ता लोजपा हैं और अजय कुमार झा जी भी अब कुछ क्षण में हमसे जुड़ जाएंगे। तो आपकी बहस में एक बार फिर से मुद्दा हावी हो रहा है, ये कह सकते जहरीली शराब से मरने वालों को लेकर के। स्थितियां ये हो गई है कि अब मानवाधिकार अगर संज्ञान लेकर के जांच करने के लिए आती है तो उसके पक्ष और विपक्ष में पार्टियां खड़ी हो जाती है। और ये सनातन चला आ रहा है कि जब कोई सत्ता में है तो जो जो संवैधानिक एजेंसियां हैं वो उसका उपयोग या दुरुपयोग करती हैं, यह आरोप लगता है। और जो विपक्ष में रहता है वो हमेशा यह कहता है कि संसद जो भी संस्थाएं हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो केंद्र सरकार के तोते हुआ करते हैं। तो सवाल यह है कि जब आयोग को जब जांच करने के लिए जब अधिकार दिया गया है तो उसे, मुझे नहीं लगता है कि उसको पार्टी के खेमा में होकर के उसे सोचा जाना चाहिए, उसे अपने निष्कर्ष तक पहुंचने देना चाहिए। इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म है जहां आप जा सकते हैं। तो मेरा आज इसी पर डिस्कशन है, क्या मानवाधिकार आयोग को पार्टी के तहत बांट के देखा जाना चाहिए। और मेरा सबसे पहले अजय जी, अब मेरा सवाल आपसे है, सुन रहे हैं, क्या मानवाधिकार आयोग जो जांच करने आ रही है उस पर दलगत राजनीति को कितना आप सही मानते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दलगत राजनीति लोग करेंगे। लगता है इको हो रहा है सर आपके यहाँ से। एक सिस्टम बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, एक सिस्टम बंद क्या, ये हम लैपटॉप पर कर रहे हैं, क्या करें? और मोबाइल पर ले रहा होगा, क्या करें? तो मोबाइल ऑफ कर दीजिए सर। अच्छा, मोबाइल ऑफ कर दीजिए। तब तक हम नवल शर्मा जी से जी हाँ, नवल शर्मा जी, तब तक मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या जब कोई संवैधानिक संस्था जांच करती है तो दलगत स्थिति क्यों आ जाती है हर वक्त सामने? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही। ठीक। देखिए, मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों को राजनीतिक और दलगत भावना से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है और यह व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षक है। जिस तरह भारतीय संविधान में न्यायपालिका को मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसी तरह 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिहार में आए तो क्यों नहीं आए, मैं इस पर आ रहा हूं। सबसे पहला सवाल कि क्या व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। आप एक बात बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने वाली बंधुता को बढ़ाने हेतु, मतलब व्यक्ति की गरिमा प्रस्तावना में निहित है। तो जहरीली शराब पीने से व्यक्ति की मौत हो रही है, जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की गरिमा का खंडन हो रहा है, व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी राज्य सरकार के मुखिया है। अब राज्य के मुखिया है तो अपनी प्रजा के प्रति इनकी जिम्मेवारी क्या है, इनका रवैया क्या है। आपने देखा होगा 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तो एक दूसरा पहलू यह है कि व्यक्ति के मूल अधिकार और व्यक्ति की गरिमा नीतीश जी के लिए कहां तक सीमित है, बस वहीं तक सीमित है कि जाओ पियो और मर जाओ। तो जब राज्य की प्रजा को देखने का उस राजा के मुखिया का यह नजरिया हो कि जाओ पियो और मर जाओ, तो सवाल पैदा होता है कि व्यक्ति के अधिकारों की फिर रक्षा होगी कैसे। जब राजा निरंकुश हो जाए, राज्य का मुखिया बेपरवाह हो जाए, लापरवाह हो जाए, तो फिर व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा होगी कैसे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आना इस दृष्टिकोण से भी जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है
तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मौतें ज्यादा हुई है, सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। मुझे तो जो जानकारी मिली है 200 से ज्यादा मौतें हुई है और राज्य सरकार आंकड़ों के साथ कलाबाजी करने में लगी है। आंकड़ों की कलाबाजी नीतीश जी का आजकल का नया शौक हो गया है। आपने देखा होगा कोरोना में भी सरकार ने कैसे आंकड़े छिपाए थे, तो यहाँ भी सरकार वही काम कर रही है। तो भाई जब आप कुछ छुपा ही नहीं रहे हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आने से आपको बेचैनी क्यों है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी अंतिम बिल्कुल। चौथा मेरा अंतिम कंसर्न है, देखिए मेरा अंतिम कंसर्न है जी चंदन जी 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 कि नीतीश कुमार जी अब व्यस्त हो चुके हैं कि बिहार सरकार की बैसाखी पर चलने वाली लूल्ही लंगड़ी संस्थाओं से ये सर्वे करवाते हैं और मनमाफिक सर्वे करवा के बिहार की जनता के सामने परोस देते हैं। अब बिहार में शराबबंदी से इतने सकारात्मक बदलाव आया है, सर्वे कौन कर रहा है? सर्वे आदरी कर रही है, एम्स इंस्टीट्यूट कर रही है, जिसका वित्त पोषण बिहार सरकार से हो रहा है। तो अरे भाई यदि आप निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहते हैं तो किसी निष्पक्ष संस्था से आप जांच कराइए ना। तो मैं एनएचआरसी को भी इसी नजरिए से देखता हूँ। एनएचआरसी ने भाजपा शासित राज्यों का भी दौरा किया है और जिस आधार पर माननीय ललन सिंह जी ने कल लोकसभा में पैंतरेबाजी की थी, शायद उनका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। एनएचआरसी ने कई सारे भाजपा शासित राज्यों का दौरा किया है, यह उसका रूटीन ड्यूटी है। तो आप इससे क्यों घबरा रहे हैं जब आप कुछ गलत किए ही नहीं है? अगर बिहार की जनता के प्रति आप ईमानदार हैं तो एनएचआरसी का स्वागत करना चाहिए आपको। और अंतिम महत्वपूर्ण बात यह, बस मैं एक लाइन और बोलूंगा चंदन जी, हाँ 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 कि नीतीश कुमार जी और जदयू का यह रवैया कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद की भावना के भी खिलाफ है। फर्ज कीजिए कि अगर नीतीश कुमार की तरह ही भारत के सारे राज्य केंद्र की एजेंसियों का, केंद्र की सत्ता की अवहेलना करने लगे तो फिर सहकारी संघवाद को गया तेल लेने, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होगी। तो नीतीश कुमार जी केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए केंद्र और राज्य के संबंधों की बलि चढ़ा रहे हैं। अरे यह समझने की आवश्यकता है कि आपके संविधान में ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही गई है, आपको उसे सजाने और संवारने की आवश्यकता है, न कि अपने गैर जिम्मेवार आचरण से इसे धक्का पहुंचाने की आवश्यकता है। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल। अरुण सर, आपसे मेरा जानना था कि अक्सर ऐसा होता है कि जो सत्ता में दल होते हैं उनके लिए संवैधानिक एजेंसियां एक एजेंसी होती है जो निष्पक्ष होती है, जो विपक्ष में होते हैं वो हमेशा सवाल उठाते हैं, बस केवल कुर्सी बदलने की बात होती है। तो क्या बिहार में यह जरूरी नहीं था कि मानवाधिकार अगर संज्ञान लिया है तो दलगत नीति से उठकर उनका स्वागत करना चाहिए था? ये तो आपने चर्चा की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दहली शराब कांड की जांच करने की का फैसला लिया, जांच की टीम आई, तो इसका विरोध का कोई औचित्य नहीं। अभी ठीक ही कह रहे थे अभी, ये तो कोई राष्ट्रीय एजेंसी का सिर्फ हम इसलिए विरोध करें, केंद्र में मेरे अनुकूल कोई सत्ता सरकार नहीं है। अब यहाँ जहरीली शराब कांड की जांच करने के लिए हैरानी हो रही थी कि कल लोकसभा में ललन सिंह ने जो बातें की कि जहरीली शराब कांड से मौत और दूसरे राज्यों में हुए हैं, भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं, तो वहाँ ये जांच टीम क्यों नहीं की, बिहार क्यों आ रही है? ये बात सही, एक उनके विरोध का एक बिंदु हो सकता है कि जहरीली शराब कांड के लिए यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ रही है तो उन राज्यों में क्यों नहीं है? तो भाई साहब, आपके यहाँ यदि टीम आ रही है तो सचमुच इसके लिए क्यों बेचैनी हो रही है? वो आकर जो देखने जा रही है, देखिए बिहार में शराबबंदी लागू है, तो यहाँ तो शराब किसी को पीना नहीं चाहिए, और जो शराब पी रहे हैं वो कानून की नज़र में अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। इसलिए बिहार में तो शराब पीना भी संज्ञेय अपराध है। तो अभी चाहे सरकार की नज़र में 42 लोग मरे और जो जनश्रुति है, लोग का कहना है कि वो आप ये बता रहे थे कि उनकी सूचना है कि 200 से अधिक लोग मरे हैं, तो सरकार की नज़र में तो सभी अपराधी हैं। तो आप, ये बड़ा सवाल है कि क्या जो लोग मृत हुए हैं शराब पीकर मरने वालों के खिलाफ सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज किया है क्या? आपको हैरानी होगी कहीं इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तो सरकार बचाव में लगी है, एक तो जहरीली शराब थी नहीं, लोग मरे नहीं, और वो संख्या कैसे छिपाई जाए, जिनके घर में मरे हैं वो खुद भी जहरीली शराब से मरे या शराब पी के मरे, लोग छिपा रहे हैं। इसलिए वहाँ पूरे जिले में, इन 3 जिलों में, बेगूसराय, सीवान या छपरा में जो कुछ घटना हुई, जिसके घर में शराब पी के लोग मरे, वो घर भी इसलिए बेचैन है, एक तो मर गया, दूसरा पुलिस में आ जाए। पुलिस कब है इस सारे परिवार को बता रहा है। ये लाशें बिना पोस्टमार्टम के भी
लोगों ने जला दी, जहाँ कहाँ जला दी, किस घाट पर जलाई, बिहार से बाहर लेकर लाशें जलाई गई, ये सब कुछ भी इस ढंग की अपराध। और जब आपके यहाँ चंदन जी, जब बिहार में यहाँ पूर्ण शराबबंदी है तो शराब भी कैसे रही है, और शराब पीकर जो लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पूरे समाज पर जो मानवाधिकार आयोग का जो थीम है और मानवाधिकार आयोग का जो उद्देश्य है, वो तो हनन हो ही रहा है बिहार में। आप एक तरफ शराब, आप कहते हैं कि शराब पियोगे और मरोगे, तो भाई जो शराब पीकर तो मरने वाले मर गए, उनके परिवार का क्या दोष है, उनकी सुधि कौन लेगा। आज सरकार इतना बेदर्द हो गई है, कहती है कि भाई हम कोई सहानुभूति नहीं है, मतलब मरने वाले के लिए नहीं सहानुभूति है, परिवार जो आज अनाथ हो गया है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, उसके प्रति तो सरकार को संवेदना कहीं न कहीं दिखानी होगी। अब ये मुआवजे का एक, अभी देखिए सियासी युद्ध चुरा है, पूरे इस उत्पाद अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि भाई जहरीली शराब से कहीं मौत होगी तो जो लोग जहरीली शराब बनाने वाला होगा उससे पैसा वसूली होगी, उससे वसूल करके आज जो लोग मरे हैं उनको स्प्लिट पे ही ना है कि जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं तो सरकार सहायता देगी। आप उस प्रोसेस क्या होगा उसका, लेकिन आपने कानून बना रखा है कि उनको आप मुआवजा देंगे, उनको हम सरकारी सहायता देंगे। अब मुख्यमंत्री ने ठान दी है कि नहीं, जो शराब पिया मर गया उनको हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, तो इसका भी, ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन है। जी बिल्कुल। शासन में सरकार कोई कहाँ का अधिकार की कि भैया कोई सरकार कहीं नीति नियम कानून से चलेगी, चलेगा मनमाने ढंग से कोई निर्णय ऐसे थोड़ी लिया जाएगा कि जब मुझे मर्जी आएगा। बिल्कुल सर। जब गोपालगंज में लोग मरे तो आपने वहाँ लोगों को सहायता दी, तब तो सहायता दी आपने, जो लोग जहरीली शराब बनाए थे उनसे पैसे नहीं वसूले गए, सरकार ने अपने खजाने से दिया था। आज दूसरा स्टैंड कर रही है, कानून तो वही है। इसलिए जो मानवाधिकार आयोग यहाँ टीम आई है तो इसका विरोध का कोई औचित नहीं है। ललन सिंह ने जो बात की कि जहरीली शराब से दूसरे राज्य में जहाँ मरे थे वहाँ क्यों नहीं गई, आई तो अपराधी मरे हैं, भी उन्होंने कहा कि अपराधी मरे हैं तो भाई क्या ये सारे लोग मरे हैं, उनको आपने कोई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है क्या। मुझे हैरानी हुई बात की, आप आज पता लगाइए कहीं कहीं कोई मुकदमा क्या सही जिसमें लोग मरे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जी सर, फिर हम आपके पास आते हैं सर। हाँ, राजीव जी से ले लेते हैं कमेंट। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि मानवाधिकार आयोग ने जो स्वतः संज्ञान लिया है वह बिहार की जो स्थिति है जहरीली शराब पीने से वो बिल्कुल उपयुक्त है, या जो राज्य सरकार कह रही है वो बात सच है? देखिए, एनएचआरसी जो है वो संवैधानिक संस्था है और एनएचआरसी के बिहार में एंट्री से पटना से लेके दिल्ली तक सियासत काफी तेज हो गई है। और यह देखिए रमाकांत जी, ये आज से नहीं हो रहा है। जो भी सत्ता में रहता है विपक्षी दल हमेशा आरोप लगाता है। हमने सुना होगा कांग्रेस के समय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय विपक्ष आरोप लगाता था। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं शराबबंदी। आपने बिहार में शराबबंदी लागू कर रखा है, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा। ये कैसी भाषा है? एक राज्य के आप मुखिया हैं, लेकिन आप ये सब आप बिगाड़ की चीजों में पड़े हुए हैं। अरे एनएचआरसी आ रही है, वो तो सब अभी आई है, उसने रिपोर्ट नहीं दिया है। वो एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम करेगी। और देखिए ये सही बात है कि चाहे कहीं ना कहीं जेडीयू या आरजेडी जो कह रही है कि दूसरे राज्यों में इतनी सारी मौत हो रही है, वहां क्यों नहीं जाती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप सरकार चला रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। आप कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, कहाँ है शराबबंदी? आपने तो एक पैरेलल इकोनॉमी खोल दिया है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, हाजीपुर का एक लड़का था, वो इतना गरीब था, बोल रहा था कि मैं सुबह बीपीएससी की तैयारी करता हूँ, शाम को मैं ये शराब का मैं सप्लाई करता हूँ। तो ये हो क्या रहा है? देखिए इसमें क्या है, जबकि आप गोपालगंज के खजूर बन्नी में इसी शराब पीने से 19,000 लोगों की मौत हो गई थी, वहां पे आपने मुझे मुआवजा दिया। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम जो पिएगा तो मरेगा और हम मुआवजा भी नहीं देंगे, जबकि संविधान के आर्टिकल 36 में अनुच्छेद 47 भी ये कहता है कि आम जनता जो गरीब लोग हैं उसको जीविकापार्जन के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको मुआवजा दिया जा सकता है। इसमें क्या परेशानी है? इस बात पे क्या राजनीति है इस बात पे? देखिए बिहार की जनता जो है, महिला काफी आक्रोशित हो रही है, जिनके लोग मर रहे हैं। आप एक सरकार के मुखिया हैं, इस तरह से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कह रहे थे कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इनके एक मंत्री कह रहे थे कि एनएचआरसी का क्या काम है यहाँ पे। देखिए वो अलग विषय है, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। और ये चीज हो सकता है कि इसके पीछे राजनीति हो कि भाई केंद्र के दूसरे राज्यों में नहीं जा रही है, शक सुबह हो सकता है,
लेकिन मेन मुद्दा ये है कि शराबबंदी में जो है इतने सारे लोग मर गए, उस पर कौन ध्यान देगा? उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उस पर तो बात होनी चाहिए। तो बिल्कुल शराबबंदी देखिए, राजीव शुरू से जी। मैं कह रहा हूँ कि शराबबंदी से जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि देवर शर्मा जी कि कल एक बात आई है रामबली शर्मा जी का वो जो स्टिंग हुआ है उसमें कि तेजस्वी यादव भी शराब पीते हैं। तो एक माननीय सदस्य अगर कोई बात कह रहे हैं तो क्या सरकार को इन पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? क्या लगता है आपको? और उन्हीं के देखिए दल मैं के वो व्यक्तिगत माननीय विधायक। हाँ, हाँ, ये उनके दल का मामला है और मैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में कभी भरोसा नहीं करता। मेरा कंसर्न उससे भी ज्यादा गंभीर है, उससे भी ज्यादा गंभीर है। देखिए एक बात तो तय है रमाकांत जी कि मानवीय प्रवृत्ति से जुड़े किसी मसले को आप कानून बनाकर रोकने में काफी परेशानी, ये तय है। मैं अभी गांव में हूँ, मैं अभी अपने गांव में हूँ और शराबबंदी के बाद मेरे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहले पीता था और आज वो पीना छोड़ दिया हो। तो मानवीय प्रवृत्तियों की पहरेदारी बड़ा ही मुश्किल काम है। भारत के कई राज्यों में शराबबंदी लागू किया गया, असफल हो गया। क्यों? मानवीय प्रवृत्ति से जुड़ा मसला है। नीतीश कुमार जी अगर लागू करने की जिद पर अड़े हैं तो प्रशासनिक मशीनरी का भी विकास करना पड़ेगा साथ साथ उनको, और यहीं पर वो चूक रहे हैं। देखिए मैं दूसरी बात बता रहा था रमाकांत जी कि इस बार जो घटना हुई है एनएचआरसी वाले मामले में, तो बिहार सरकार ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। इन्होंने वेसरा रिपोर्ट के लिए शव का कोई हिस्सा रखा नहीं। तो भाई न तो आप पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, न वेसरा रिपोर्ट के लिए रख रहे हैं। ऊपर से पुलिस का दबाव है लोगों पर कि देखो तुम ये मत कहो कि हम दारू पीने से मरे हैं, ताकि आंकड़ों को छुपाया जा सके। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर एनएचआरसी आए तो क्यों नहीं आए? देखिए मूल कारण यह है रमाकांत जी कि नीतीश कुमार जी सौतिया डाह के शिकार हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति सौतिया डाह इनके मन में भर गया है। अरे भाई तो आप मोदी जी बन जाइएगा, परिस्थिति को स्वीकार कीजिए कि वो नरेंद्र मोदी हैं। अब ये झूठ मूठ के व्यक्तिगत अहंकार में संघीय मूल्यों को तिलांजलि दे रहे हैं। मेरा तो सीधे मानना है कि नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत अहंकार में, मैं अहंकार शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये व्यक्ति अपने अहंकार के चलते भारत में संघीय मूल्यों को ठोकर मार रहा है। किसी भी राज्य के मुखिया के लिए यह बेहद ही लज्जाजनक स्थिति है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अपने सौतियाडा के चलते ये केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय के लिए जो भी बैठक होती है, किसी में मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। हाल में पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक कोलकाता में हुई, देखिए डिप्टी सीएम को भेज दिया इन्होंने। क्यों? आप हैं क्या? आप बिहार के सेवक हैं, प्रथम सेवक आप हैं। आप बिहार की जनता के सेवक हैं। कुछ नैतिक जिम्मेवारी बनती है हमारे प्रति आपकी। और आप बैठक में नहीं जाइएगा तो बैठक में नहीं जाइएगा तो फिर हमारे विकास की रूपरेखा कैसे तैयार होगी? आपको केवल गद्दी संभालनी है और मौज मस्ती मारनी है, और विकास के प्रश्न कहां जाएंगे? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक होगी, आप नहीं जाइएगा। रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक होगी, आप नहीं जाइएगा। इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक होगी, आप नहीं जाइएगा। तो क्या कीजिएगा? छपरा में गंडामन में मिड डे मील की घटना हुई थी रमाकांत जी, बस एक लाइन मुझे अभी तक याद है कि छपरा के गंडामन में मिड डे मील की घटना हुई थी और उस घटना में कई सारे नौनिहाल मारे गए थे और मुख्यमंत्री जी पटना में रहते हुए गोवा नहीं गए थे। जानते हैं क्यों? कारण जान लीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पैर की कानी उंगली में दर्द था, कानी उंगली में दर्द था। ये है हमारे मुख्यमंत्री। देखिए कितने कितने गंभीर और संजीदा मुख्यमंत्री हैं ये। तो समस्या कहीं नहीं है, समस्या केवल नीतीश कुमार जी के अहंकार और इनके ईगो में छिपा है। इनका ईगो सबसे बड़ी समस्या है और कोई बड़ी समस्या नहीं। सर अरुण सर, जब राज्य सरकार पोस्टमार्टम नहीं करा रही है, विसरा रख नहीं रही है, कोई जांच एजेंसी मतलब अगर राज्य की एजेंसी से भी जांच करवाने में असमर्थ हो रही है, तो फिर क्या राज्य सरकार या उसके नुमाइंदे को यह कहने का हक है कि मानवाधिकार आयोग किसी पॉलिटिकली हित के चलते आ रहा हो? देखिए हक है राजनीतिक कि हित नहीं, साधन। वो सवाल तो हक का तो इस्तेमाल हो गया। अरुण सिंह को जो आपत्ति करनी थी उन्होंने लोकसभा में ये बात उठा दी और आयोग की टीम आई, जांच में भी लगी और अब देखिए रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट से घबराना नहीं चाहिए था। रिपोर्ट क्या आएगा? जो प्रशासनिक विफलता होगी, जहां प्रशासन ने संवेदना नहीं दिखाई है, आज वो परिवारों से मिल रही है और लोग तो बोल रहे हैं वहाँ। आप जान लीजिए किसी गाँव में, बिहार के किसी गाँव में आप जाए,
मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, ये उनकी अच्छी चीज और निश्चय का परिणाम। लेकिन शराबबंदी लागू करने के बाद जो सोसाइटी में ठीक है कि मानवीय प्रवृत्ति है, शराब की खेप आ रही है और शराब की खपत भी हो रही है, लोग शराब पी रहे हैं। अब आप इस पर जब अंकुश लगाने चले हैं, जब आप हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सरकार जब ये जिम्मा ले ली है माँ बाप ने और इस पर वो नियंत्रण नहीं रख पा रही है, शराबबंदी जिस ढंग से पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू है 6 साल से, उसी तरह से पूरी तरह विफल हो गई है। आज होम डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी तो छोड़ दीजिए, तो जहरीली शराब बन रही है, लोग पी रहे हैं और मरने की ताज़ा घटना आपके सामने। इसलिए जो आपने ये सवाल किया चंदन जी, हक का सवाल करते हैं, हक की बात तो हक का तो इस्तेमाल कर लिया, दुरुपयोग कहिए इसको, हक क्या कहेंगे आप? कोई आप ठोस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और कोई एजेंसी यदि यहाँ आई है तो आप उस पर विरोध जता रहे हैं कुछ और बातें करके कि आपको और राज्यों में जाना चाहिए था। अब वो आयोग आई है, इससे घबराने की जरूरत नहीं थी, सरकार को पूरा सहयोग करना चाहिए। और इस ढंग से आपको जांच करके आखिर आयोग क्या करेगी? आयोग अपनी रिपोर्ट देगी, अपनी सिफारिश अनुशंसा करेगी, इससे सरकार को विचलित नहीं होना चाहिए था। और ये विरोध का कोई सिर्फ इसलिए कि केंद्र में इनके मत की सरकार अभी नहीं है, इसके कारण विरोध कर रही है, तो ये सचमुच इसके समझ से परे है और इसको लेकर के कोई सियासी राजनीति सचमुच नहीं होनी चाहिए। आज तो मुद्दा भटक रहा है ना, जहरीली शराब से जो मौत की जितनी घटनाएं हुई, चाहे वो सरकार की नज़र में 42 हो, लोगों की नज़र में 72, अभी मीडिया की नज़र में 72-75 हुआ हो, और जैसा आप बता रहे हैं कि 200 से अधिक लोगों को मरने का उनको आकलन है, तो उन परिवार की सुधि कौन लेगा? सरकार को ये सुधि लेनी चाहिए और लेनी होगी देर सवेर। आज जो भी कुछ कहने बाएं कर रही है सरकार को, एक मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री के ये भीम का और उनके सहयोगी दल भी, आज देखिए आपने बात की कि रामबली सिंह ने क्या कहा है, जीतनराम मांझी जी ने क्या कहा है, वो तो सहयोगी दल है और महत्वपूर्ण नेता है, उन्होंने शराबबंदी पर क्या कुछ मुख्यमंत्री पर तंज कसा है और इस शराबबंदी का उन्होंने भी मजाक उड़ाया। शराबबंदी लागू नहीं है, मंत्री विधायक अधिकारी शराब पीते हैं, दिन में नहीं वो रात में पीते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि मजदूर भाई भी पिए, लेकिन वो रात में पिया करें। सचमुच में शराबबंदी की समीक्षा करने की जरूरत आ पड़ी है इन अर्थों में, और इन्हीं राजनीतिक दलों के साथ वो सर्वदलीय बैठक करें, मुख्यमंत्री भी खुले दिमाग से बैठे और सोचें कि आरक्षी शराबबंदी का ये हक हो गया है, ये शराबबंदी कानून का ही अब मजाक उड़ रहा है, और जो एजेंसी लागू करने वाली है वो संलिप्त हो गई है शराबबंदी को पेश करने। ये बात किसी से छिपी है क्या? अब तो एसपी तक की संलिप्तता सामने आई है बिहार में। बालू और ये दारू तो ऐसा विषय हो गया है नीतीश कुमार के लिए, जहाँ प्रतिष्ठा का विषय है और उनकी नौकरशाही इसको विफल करने में लगी है। तो अभी इस पर तो कहीं ना कहीं जितनी बार वो बैठे हैं, वो भट्टी साहब जैसे डीजी को भी लावेंगे तो डीजी साहब गश्त करेंगे क्या, यहाँ से फरमान जारी करेंगे? आप जानते हैं कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जिले में यदि कोई पुलिस कप्तान ईमानदार होता है तो थाने का रेट बढ़ जाता है, उनका रिस्क अलाउंस बढ़ जाता है, जो काम वो 5,000 में करते हैं वो 10,000 लेने लगते हैं। ये किसी से छिपी नहीं है। इसलिए सर जमीन पर आज गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, गांव की महिलाएं जो इस शराबबंदी से सकून महसूस कर रही, आज ठीक उलट स्थिति होगी। ये बात सही है कि आज भी शराब पी करके लोग चौक चौराहे पर जिस बौराते दिखते थे वो नहीं, लेकिन शराब वो नहीं दिखता है। शराब सब जगह मिल रही है। सर एक सवाल और ले लेते हैं आप लोगों से। सर राजीव जी, आपका अंतिम कमेंट है कि क्या जिस तरह से माननीय सदस्यों के द्वारा आरोप लग रहे हैं, क्या जैसे ये लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, क्या ये लोग भी किसी टेस्ट के साथ गुजर कर अपना नजीर पेश करें कि हाँ भाई हम भी शराब नहीं पीते हैं और शराबबंदी के समर्थक हैं? क्या ऐसा कुछ होना कितना आदर्श होगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैंने वो कहा कि ये तो बिल्कुल, मैंने कहा कि शराबबंदी होने के बाद एक पैरेलल इकोनॉमी बन गया है, जो भाजपा जो है आरजेडी पे आरोप लगा रही है, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाजपा ला रही है। और देखिए, मैं जो आपने कहा कि ये संपत्ति वाली बात जो है कि एक इसको सही तरीके से देखिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। शराबबंदी जो है वो नो डाउट बहुत अच्छा फैसला था, नीतीश कुमार का बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और मैं अभी भी मानता हूँ कि देखिए नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनेता है, अनुभवी नेता है, और कई लोग कयास लगाते हैं कि आरजेडी से वो उनका जो है वो आरजेडी की पकड़ सरकार भी चल नहीं रही है, ये तेजस्वी इसको हैंडओवर कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा
अभी हाल फिलहाल आर.एस. भट्टी जो है डीजीपी, उनको नियुक्ति हुई है। आर.एस. भट्टी ऐसे पुलिस ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने अभी जेडीयू जो है वो आरजेडी के सपोर्ट से चल रही है, जिन्होंने राबड़ी देवी को रात में गाड़ी उन्होंने चेक करने के लिए रोक लिया था, शहाबुद्दीन को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, फिर भी नीतीश कुमार ने अपनी मनमर्जी करते हुए आर.एस. भट्टी को डीजीपी बनवा लिया। जबकि ऐसी चर्चा हो रही थी कि आलोक राज जैसी चर्चा, आलोक राज डीजीपी बनेंगे, लगभग तय था। लेकिन फिर भी आप देखिए नीतीश कुमार आरजेडी के सपोर्ट से चल रहे हैं, और आर.एस. भट्टी जो है जिन्होंने कई बार आरजेडी के खिलाफ ऐसा काम किया, या फिर मतलब वो कभी किसी को सुनते नहीं है। और कल आज इन्होंने मीटिंग की, सभी आईजी एसपी को उन्होंने निर्देश दिया है किसी से डरने की, आप अपराधियों को दौड़ाइए, आप अपराधियों के पीछे आप नहीं तो आपको अपराधी दौड़ाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए नीतीश कुमार जो है, वो जो लोग कहते हैं कि वो खत्म हो गए हैं, ये हो गया, मैं बिल्कुल नहीं मानता। डीजीपी को उन्होंने अपनी जो सरकार के समर्थन के बावजूद भी बड़ी पार्टी आरजेडी है, उन्होंने अपने डीजीपी नियुक्त करवा लिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए जो संपत्ति की बात है, कोई भी है, एक शराब नीति को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना ये बहुत जरूरी है। एक दिन में अगर पुलिस प्रशासन चाह ले, उत्पाद विभाग चाह ले, एक दिन में पूरी तरह से सुधार हो सकता है। बिना पुलिस प्रशासन के मिली भगत से ये हो ही नहीं सकता है। तो देखिए लोग आक्रोश में हैं, लोग मर रहे हैं, पर इसको ईगो इशू नहीं लेना चाहिए। जी, हमें यही सवाल सर नवल शर्मा जी से कहूंगा, क्या ये तमाम राजनीतिकों पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो खुद पीते हैं और जनता को नहीं पीने के लिए कहते हैं, क्या एक ऐसा नजीर पेश किया जा सकता है जो आप संपत्ति के रूप में आप डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से शराब हम नहीं पीते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो करके आप नजीर पेश करें? ये कितना आदर्शपूर्ण स्थिति होगी ताकि जनता फॉलो कर सके? नवल जी, आवाज आ रही है? नवल जी सर, नहीं आपके पास आवाज आ रही है सर? अरुण सर आपको जी, तो ये आइडियल स्थिति बरकरार की जा सकती है कि नहीं सर, कि नेता खुद आरोप से बचने के लिए बात कर रहे हैं कि नेताओं को इस तरह से टेस्ट कराना चाहिए, सुपर टेस्ट कराना चाहिए जी, अब ये और तो नजीर पेश करना चाहिए। बिहार में कई बार बनी और जनता ने शपथ ली कि हम शराब न पिएंगे और लोगों को पीने नहीं देंगे। अब इस टेस्ट की बात होगी, नेता माने किन नेताओं का इशारा है, एमएलए और एमपी की तरफ? जी जी, जो माननीय जी की सवाल उन्हीं लोग, वही लोग हैं मामला। यहाँ जो लाखों लीटर शराब रोज बिहार आ रही है ट्रक से, तो ये सब खाली नेता पी रहे हैं? नेता की संलिप्तता, इनका संरक्षण है। आप असली मुद्दे पर जाइए। ये बात ठीक है कि आज पुलिस बिल्कुल संकल्पित हो जाए कि बिहार में शराब की कोई खेप नहीं आएगी। पहला तो वहीं रोकना होगा कि शराब कोई बाहर से नहीं आवे, फिर शराब यहाँ कोई बनाए नहीं। तो ये अब भट्टी साहब जैसे डीजी आए हैं, जो लोगों का भरोसा है, इस तरह की एक आदर्श स्थिति जिस दिन हो जाएगी, शराबबंदी सफल हो जाएगी। शराब जब मिलेगी नहीं, शराब आएगी नहीं और लोग बनाएंगे नहीं, तो पीने वाले लोग फिर कोई दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। इसलिए ये नेताओं के टेस्ट से एक आप मैसेज के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन शराब की खपत हो रही है, ये नेताओं भर की बात से नहीं चलेगा। देखिए ये टोकन कुछ आप मोरली तरीके से लोग बांधना चाहते हैं या बेनकाब करना चाहते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आज बिहार का कोई मंत्री भी शराब पीता है क्या? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल ही कर रहा हूँ, इसका उत्तर आप जी बिहार में कोई आईपीएस और आईएएस अधिकारी शराब पीता है क्या? किसी से छिपी नहीं है। जी ये मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका उत्तर भी आप खुद समझ रहे हैं कि इशारा किन लोगों पर मेरा है। कुछ तो लोग हैं जिनका कोई दिन नहीं कटता है बिना शराब पिए, रात नहीं पीते, लेकिन वो शराब रात में पीते हैं, सड़क पर नहीं दौड़ाते हैं और उनकी शराब जहरीली नहीं होती है। तो जनता जिस ढंग से शराब अनुपलब्ध होने से या शराब जहरीली शराब बना करके जो लोग गांव में कारोबार, आप देखे सारण जिले में अभी किचिंग ऑपरेशन चल किया और वहाँ शराब कभी बंद रही थी। आज 6 दिन से पूरे बिहार में और देश में कोहराम मचा हुआ है, तभी शराब बंद रही है। जी सर, अब समय समाप्त हो रहा है, तो हम इसको समाप्त कर लेते हैं। जाहिर है कि कहीं से भी मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान लेकर आती है तो वो जरूरी जांच करके राज्य सरकार के सामने अपना पक्ष ही रखेगी। और सरकार को भी चाहिए कि अगर कोई जांच एजेंसी आप खुद नहीं बैठा रहे हैं, आप पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पुलिस का दबाव हो रहा है, तो कम से कम सच आने दीजिए। यही हमारे जो तमाम वक्ता थे उनका ये लबो-लुबाब था। तो जाहिर है हम फिर इन विषयों पर या किसी नए विषय पर अगले दिन हम फिर आपके साथ मिलेंगे, आपकी बहस में,
आपके साथ। नमस्कार।